हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, और हम लोग पढ़े थे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल का कि ये एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन रीजन। तो फिर चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं और इसे किसी एक कोने में रख देते हैं तो इसका जो सेंट होता है पूरा घर में फैल जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस से होता है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। तो देखिए इसका रेट सबसे ज़्यादा है गैस में और सबसे कम है सॉलिड में। अब ऐसा क्यों है? यह है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की वजह से। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में और गैस में सबसे कम होता है। अब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है? दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जिस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये प्लांट सेल का एक डायग्राम है और ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। इसको हम लोग जब सेल ऑर्गेनेल होगा तो डिटेल्स में देखेंगे। अभी चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। हमारे सेल में बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होते रहते हैं हर समय, तो उसी के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड सेल विल बी ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर फॉर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसके मुकाबले में? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में। और क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के वजह से, ये क्या कोशिश करेगा कि अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कोशिश करेगा। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस का जो डेफिनेशन पढ़े थे उसमें क्या देखें कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए ये एक टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, बट हेयर ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन रीजन टेक्स प्लेस। तो देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस में किसका मूवमेंट हो रहा था? मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था। और यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है। अब थोड़ा एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं। तो एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल। तो देखिए ये अगर एक सेल हो गया, अगर इस सेल के अंदर पानी जाएगा तो ये हो गया एंडोस्मोसिस। ठीक है, ये हो जाएगा एंडोस्मोसिस। अब एक्सोस्मोसिस क्या है? देखिए कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सराउंडिंग। अब
इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर ये एक सेल हुआ और अगर इससे सेल के अंदर से अगर पानी बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्सो का मतलब होता है बाहर। अगर यहाँ से पानी बाहर जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे एंडोस्मोसिस। और मैंने क्या कहा कि एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो एंडो में क्या हो रहा था, पानी अंदर आ रहा था, और एक्सो में क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। तो एंडो और एक्सो से ही आप लोग समझ जाएंगे कि पानी बाहर आएगा कि अंदर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं एक सॉल्यूशन के बारे में। एक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट हम लोग किसे कहेंगे, जो एक सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व का मतलब होता है घुल जाना। तो जो घुल जाएगा उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूट, और जो डिजोल्व करता है उसे हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। तो अब हम लोग समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक एग्जाम्पल से। तो देखिए ये हो गया एक ग्लास। अब ग्लास में हम लोग लेते हैं पानी, ये हो गया पानी। और कुछ इसमें इस पानी में लेते हैं हम लोग शुगर। और शुगर को हम लोग डिनोट करते हैं हरा रंग से, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए शुगर का दाना। तो कुछ देर बाद क्या होगा, देखेंगे ये शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट इस सॉल्यूशन में, और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। तो आशा करता हूँ आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब क्या ज़्यादा होगा ये हम लोग थोड़ा देर बाद समझते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अब हाइपो का मतलब होता है कम। अब इसमें क्या कम होगा उसको भी हम लोग जानेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा किससे, सॉल्वेंट से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम रहेगा सॉल्वेंट से। और मैंने अभी आप लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से समझाया है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल रहेगा। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा कि इट कोजेस द वाटर टू लीव द सेल। मतलब ये क्या करेगा, एक सेल के अंदर जितना पानी होगा ये उस पानी को बाहर निकाल लेगा, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अगर एक सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहेगा तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने सेल के अंदर ये पानी रिसीव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो जब पानी रिसीव करेगा तो सेल फूल जाएगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब पानी बाहर छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, से एक सेल सिकुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक सेल फूल जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कैसे सिकुड़ जाता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कैसे एक सेल फूल जाता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, तो देखिए रेजिन इन वाटर प्लस शुगर। तो यहाँ पे रेजिन छोड़ के आप इसको ग्रेप्स समझिए। इसको ग्रेप्स से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसे अंगूर समझिए। यहाँ पे अंगूर को आप लोग इमेजिन कीजिए। तो अंगूर को अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंगूर के अंदर जितना भी सॉल्वेंट है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। तो जब पानी बाहर छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, अंगूर सिकुड़ जाएगा या फिर श्रिंक हो जाएगा। तो इसीलिए अंगूर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देने के बाद अंगूर बन जाता है किशमिश में। अब देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम लोग कुछ रेजिन का दाना वाटर में रख देंगे तो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे कि रेजिन फूल जाएगा।
अब किस लिए फूल जाता है कि हम लोग अभी क्या बोले थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कॉजेस वाटर टू फ्लड इनसाइड द सेल। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेजिन को एक सेल समझ रहे हैं, एक किशमिश का दाना को सेल समझ रहे हैं यहाँ पर। तो रेजिन के अंदर जब पानी घुसेगा, सेल के अंदर जब पानी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंगूर से किशमिश कैसे बनता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देने से अंगूर किशमिश में कन्वर्ट हो जाता है, और रेजिन कब फूल जाता है तो इसको भी हम लोग समझ गए हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोग आज क्या क्या देख लिए, डिफ्यूशन के बारे में देख लिए और ऑस्मोसिस के बारे में भी पढ़ लिए। थोड़ा और देख लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही अपने अंदर पानी लेता है, या फिर कह सकते हैं कि एक सेल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही पानी रिसीव करता है अपने सेल के अंदर, और इसमें कुछ एनर्जी भी नहीं लगता है। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। तो देखिए, ग्रेप्स बिकम रेजिन, अंगूर रेजिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। और इस प्रोसेस में क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल, एक प्लांट सेल श्रिंक होता है, या फिर एक अंगूर किशमिश बनता है। यही प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ये मैं टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ सामने के दिनों में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।